हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 3 हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपनी किताब निकाल लें और वीडियो के साथ साथ पाठ में देखते रहें। अस्तित्व में आने से पहले हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था, जिनमें विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शासन प्रारंभिक अवस्था में था तथा गैर जिम्मेदाराना था। साधन भी बहुत कम थे। कुछ प्रगतिशील रियासतों को छोड़कर, जिनमें हाई स्कूल तक शिक्षा का प्रबंध था, शिक्षा के प्रबंध भी नगण्य थे। कई रियासतों के शासक अनपढ़ थे। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में विद्यमान प्राकृतिक साधनों का दोहन नहीं हो पा रहा था। आम जनता की स्थिति दयनीय थी। उनसे मनमाने कर वसूल किए जाते थे। बच्चों, जब हिमाचल अस्तित्व में नहीं आया था 15 अप्रैल 1948 से पहले, तो यह छोटी छोटी रियासतों में बंटा हुआ था और विकास यहाँ पर नहीं हुआ था। जो शासन प्रारंभिक अवस्था में था वह गैर जिम्मेदाराना था। उसमें किसी की भी जिम्मेदारी नहीं थी और साधन जो थे बहुत कम थे। कुछ रियासतों में ही शिक्षा का प्रबंध था और वहाँ पर हाई स्कूल थे। सभी रियासतों में शिक्षा का प्रबंध नहीं था और कुछ राजा या शासक तो ऐसे थे जो अनपढ़ थे और जनता से जो है मनमाने कर वसूले जाते थे। अपनी मर्जी से ही टैक्स वसूला जाता था। आगे देखेंगे। हिमाचल प्रदेश बनने पर और 1952 ईस्वी में सरकार के गठन के बाद विकास कार्य आरंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ 15 अप्रैल 1948 को, उसके बाद 1952 ईस्वी में सरकार के गठन के बाद विकास कार्य होने आरंभ हुए। केंद्र सरकार की नीति के अनुसार सारे देश की भांति यहाँ भी पंचवर्षीय योजनाओं को विकास का माध्यम बनाया गया। हिमाचल प्रदेश में भी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। जो ऐसी योजनाएं जो 5 वर्षों में जिनमें कार्य करना होता है, ऐसी योजनाओं का आरंभ यहाँ पर भी किया गया। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सारे देश में अधिक उत्पादन करके नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय लाना था, ताकि जनता के रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके। ये पंचवर्षीय योजनाएं थी, इनका उद्देश्य क्या था बच्चों? अधिक उत्पादन करना, नवीनीकरण, लोगों को आत्मनिर्भर करना और सामाजिक न्याय दिलाना और जनता का रहन सहन जो है उसके स्तर को ऊंचा करना। इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था। हिमाचल के मूलभूत आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कर सरकार शिक्षा, कृषि कार्यक्रम, जल विद्युत विकास, उद्योग खनिज विकास, परिवहन तथा संचार, सहकारिता व ग्राम विकास, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं एवं विविध सेवाएं नामक क्षेत्रों के लिए धनराशि का प्रावधान करती हैं। अतः इन्हीं के अनुसार हिमाचल में सामाजिक एवं आर्थिक विकास तय हुआ। बीते वर्षों में इस पहाड़ी राज्य ने शिक्षा, कृषि, बाढ़ नियंत्रण, पशुपालन, बागवानी, वनीकरण, जल विद्युत, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु उद्योग, परिवहन,
सड़क निर्माण आदि में बहुत प्रगति की है। इन क्षेत्रों में हमने पिछले कुछ समय में बहुत तरक्की की है। बच्चों, आओ इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ें। तो सबसे पहले हम कृषि कार्यक्रम के बारे में कि कृषि में हमने क्या तरक्की की है आज तक, उस बारे में अब पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान प्रदेश है, जिसकी 91% जनसंख्या लगभग गांव में रहती है और लगभग 70% लोगों का व्यवसाय कृषि है। हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं और यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वह कृषि है। अतः कृषि और इससे संबंधित अन्य व्यवसायों यानी बागवानी आदि का प्रदेश के विकास में विशेष महत्व है। इसलिए कृषि और जो हमारी बागवानी है, बगीचे हैं, उनका प्रदेश के विकास में बहुत महत्व है। बच्चों, कृषि का संबंध सीधा भूमि से है। जहाँ तक भूमि जोतने वालों के अधिकार का प्रश्न है, सन 1950 ईस्वी से पहले यहाँ काश्तकारों की स्थिति भी दयनीय थी। काश्तकार जो दूसरों की जमीन बीजते थे, उनकी स्थिति कैसी थी बच्चों? दयनीय थी। उन्हें भूमि संबंधी समुचित अधिकार नहीं थे और भूस्वामी जब चाहता उनसे जमीन छुड़ा सकता था। कई बार तो इतना अनाज कर टैक्स के रूप में मांग लिया जाता था जो उगाए गए अनाज से कहीं अधिक होता था और काश्तकारों का परिवार पूरा साल जी तोड़ मेहनत के बावजूद भूखा रहता था। बच्चों, 1950 से पहले जो थे यहाँ पर जो भूस्वामी होता था, भूमि का मालिक होता था, वह अपनी ज़मीन लोगों को बीजने के लिए दे देता था और उसके बदले वह उनसे कर या टैक्स लेता था और वह इतना टैक्स ले लेता था जो उगाए गए अनाज से कहीं अधिक होता था और जो ज़मीन बीजने वाले होते थे उनका परिवार पूरा साल मेहनत करने के बावजूद भी भूखा रहता था। अब पाठ आगे देखते हैं बच्चों। सन 1952 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब मुजारियत हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम 1952 पारित किया, जिसके अनुसार भूस्वामी लगान के रूप में अधिकतर पैदावार का केवल 1/4 भाग ही ले सकता था। तो 1952 में प्रस्ताव पारित किया गया कि जो भूस्वामी है, भूमि का स्वामी है, वह अधिकतर पैदावार का केवल 1/4 भाग ही ले सकता है। 1/4 भाग मतलब 25% भाग ही ले सकता है। वर्ष 1953 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जो 25 जनवरी 1955 में लागू हुआ। वर्ष 1972 में और उसके बाद सरकार ने सुधार लाने वाले कई विधेयक पारित किए, जिनके तहत मुजारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने के साथ साथ भूस्वामित्व में असमानता को कम करने के प्रयास किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 महत्वपूर्ण है। एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक हिमाचल प्रदेश ग्राम सामलात भूमि 1974 में लागू किया गया, जिसके अनुसार सामलात भूमि में 50% भूमि गांव के साझे उपयोग के लिए सुरक्षित कर दी गई और शेष सरकारी स्वामित्व में रही, जिसे बाद में भूमिहीनों में बांटा गया। 1974 में ऐसा विधेयक पास किया गया जिसमें 50% जो सामलात भूमि थी वह गांव के लोग प्रयोग कर सकते थे और 50% जो भूमि थी वह सरकारी अधिकार में, स्वामित्व में रहती थी। बाद में इसको भी भूमिहीन जो व्यक्ति थे उनको दे दिया गया। प्रदेश के कुल 55.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 9.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि के अधीन है। समय समय पर प्रदेश सरकार ने
कृषि के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम एवं परियोजनाएं आरंभ की। इनके अंतर्गत कृषि के नए नए अनुसंधान करने के लिए 1978 में कांगड़ा जिले के पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कृषि के उत्थान के लिए 1978 ईस्वी में कांगड़ा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। प्रदेश में कृषि कार्य के प्रबंधन के अलग अलग निदेशालय एवं विभाग स्थापित किए गए। विभाग किसानों के लिए उन्नत तकनीकी जानकारी के साथ साथ कृषि संबंधी उपकरण, श्रेष्ठ बीज, उर्वरक खाद, पौधों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयाँ आदि उपलब्ध करवाता है। जो कृषि विभाग की स्थापना की गई वह क्या करता था? उन्नत तकनीकी जानकारी के साथ साथ कृषि संबंधी उपकरण, अच्छे बीजों की जानकारी लोगों को देता था, खाद लोगों को देता था और पौधों को बीमारी से बचाने के लिए दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाता है। जैसे जैसे कृषि में नवीनतम एवं उत्तम तकनीकों का उपयोग हुआ, आम जनता की सामाजिक अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता गया। बच्चों, आज़ादी से पहले हिमाचल प्रदेश में भी जमींदारी प्रथा का चलन था, जिसके तहत कुछ ही लोग भूमि के स्वामी होते थे तथा आम लोग जमींदारों की भूमि पर काम करके अपना गुजारा चलाते थे। इनको मुजारा कहा जाता था। इन लोगों को मुजारा कहा जाता था। भूमि सुधार अधिनियमों के तहत भूमि का आवंटन इस ढंग से किया गया कि सभी काश्तकार भूमि के स्वामी बने। जो भूमि अधिनियम बाद में लाए गए, उसमें क्या हो गया कि जो लोग जमीन बेचते थे वह ही उस जमीन के स्वामी बन गए तथा भूमि संबंधी असमानता कम हो गई। अब आगे देखते हैं बच्चों, कृषि के लिहाज से प्रदेश को 4 खंडों में बांटा जा सकता है। कृषि के आधार पर जो हिमाचल प्रदेश है उसको कितने खंडों में बांटा जा सकता है? 4। तो देखते हैं पहला खंड कौन सा है? शिवालिक पहाड़ी खंड। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है? 800 मीटर ऊंचाई तक। और कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में है। जो हिमाचल का कुल क्षेत्रफल है, जमीनी जो कुल क्षेत्रफल है जहाँ पर खेती होती है, कृषि होती है, उसका कुल कितना प्रतिशत जो है शिवालिक पहाड़ी खंड में आता है? 35%। और यहाँ पर औसत वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मुख्य फसलें क्या होती है बच्चों? गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, मक्की, धान, गन्ना, सोयाबीन, मौसमी सब्जियां आदि। यहाँ की यह शिवालिक जो पहाड़ी खंड है इसमें यह मुख्य फसलें हैं। दूसरा खंड है इसमें मध्य पहाड़ी खंड। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 800 से 1600 मीटर, 800 से 1600 मीटर। कुल क्षेत्रफल है इसका प्रतिशत में 32%। औसत वर्षा होती है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर। और यहाँ पर मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? उपरोक्त सभी का मतलब हो गया गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, आलू, मक्की, धान, गन्ना, सोयाबीन, मौसमी सब्जियां। इनके साथ अदरक, टमाटर, मटर, लाल मिर्च व गैर मौसमी सब्जियां भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तीसरा खंड देखते हैं, उच्च पहाड़ी खंड। 1600 से 2700 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होती है। कुल क्षेत्रफल है 25%। औसत वर्षा होती है यहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर लगभग। और यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, बीज के आलू, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मटर व गैर मौसमी सब्जियाँ यहाँ पर उगाई जाती हैं। और जो चौथा खंड है वो है ठंडा शुष्क खंड। 2700 मीटर से अधिक समुद्र तल से इसकी ऊंचाई होगी और कुल क्षेत्रफल है 8%। औसत वर्षा यहाँ पर होती है 50 से 80 सेंटीमीटर लगभग। यहाँ पर अधिक बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बर्फ ही गिरती है।
और इसमें कौन सी फसलें होती हैं देखते हैं। इसमें फसलें केवल ग्रीष्म ऋतु और पतझड़ ऋतुओं में ही होती हैं। उत्तम किस्म के आलू का बीज, थोड़ी मात्रा में गेहूं, जौ और कुछ सब्जियां आदि। बच्चों, रोचक तथ्य एक देखते हैं क्या है। प्रदेश में कृषि अधीन क्षेत्र का केवल 18% क्षेत्र ऐसा है जिसमें सिंचाई होती है। वहाँ पर हम सिंचाई खुद कर सकते हैं। कितने क्षेत्र में? 18% जो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम खुद सिंचाई कर सकते हैं। शेष 82% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर रहता है। जो 82% क्षेत्र कृषि के लिए है वह वर्षा पर निर्भर रहता है। यहाँ पर वर्षा होगी तभी खेती की जा सकती है। बच्चों, यह टपक सिंचाई की जा रही है। यहाँ पर टपक सिंचाई का अर्थ हो जाएगा कि पाइप बिछाई जाती है, उसमें छेद किए जाते हैं और छेद से पानी खुद टपकता है, तो यह टपक सिंचाई हो जाएगी। प्रदेश में हरित क्रांति लाने और प्रदेश को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। हरित क्रांति लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया। इनमें से शाह नहर परियोजना जिला कांगड़ा, बलद्वाड़ा परियोजना जिला मंडी इत्यादि प्रमुख हैं। जो सिंचाई के लिए परियोजनाएं बनाई गई इनमें प्रमुख हैं शाह नहर परियोजना जो कांगड़ा जिला में है और बलद्वाड़ा परियोजना जो मंडी जिला में है। तो यह प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। सिंचाई के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। औषधीय पौधारोपण भी कृषि के साथ साथ सामाजिक अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। साथ ही फलों, सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन हमारी आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहा है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन से सुदृढ़ किया जा रहा है। यहाँ के अधिकतर लोगों का झुकाव नकदी फसलों की तरफ बढ़ रहा है। यद्यपि इससे उनकी दशा का सुधार हो रहा है, परंतु क्या पारंपरिक खेती से विमुखता हमें सही दिशा में ले जा रही है? जो हम पारंपरिक खेती करते थे उससे हम विमुख हो रहे हैं, क्या यह हमें सही दिशा की ओर ले जा रहा है? यह एक विचारणीय विषय है। बच्चों, यह पॉली हाउस है। आपने भी देखे होंगे पॉली हाउस जहाँ पर सब्जियां भी उगाई जाती हैं और कहीं पर फूल भी लगाए जाते हैं। तो सब्जी उत्पादन के लिए यह उत्तम तकनीक है।